नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने व्याख्याता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। बीए बीएड थर्ड ईयर, इसमें भी जो अपना टॉपिक है वह है बाबर। और बाबर की यह तीसरी क्लास है, क्लास थर्ड। इससे आगे वाली दो क्लासों में मैंने आपको बाबर के भारत के आक्रमण की प्रारंभिक दशा, भारत की दशा और पानीपत के युद्ध के बारे में बताया था। पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इस युद्ध के परिणाम क्या निकले वह रह गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध के परिणाम। पानीपत के युद्ध के परिणाम। पानीपत के युद्ध के परिणाम। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था उसका पहला परिणाम था लोदी वंश का अंत। पहला क्या था? लोदी वंश का अंत। पानीपत के पहले युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी का जो अफगान राजवंश था, लोदी वंश था, उसका समापन हो गया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश के शासन का पतन हो गया। इस युद्ध की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, पानीपत के युद्ध से ही दिल्ली साम्राज्य के हाथ में आ गया। पानीपत के युद्ध से ही दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया। इससे लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और भारत की सत्ता तुर्कों के हाथ में चली गई। यानी यह इसका पहला है। पानीपत के युद्ध के बाद जो दिल्ली की सत्ता है वह बाबर के हाथ में आ गई और मुगल वंश की स्थापना हो गई और लोदी वंश का अंत हो गया। क्लियर? क्योंकि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक पानीपत के युद्ध में युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। इस प्रकार भारत में एक ही वंश के स्थायी शासन की स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में एक स्थायी राजवंश की स्थापना हुई, वो था मुगल वंश। क्लियर? जो आपका अगला इसमें परिणाम है। दूसरा है मुगल वंशीय शासन की स्थापना। मुगल वंशीय शासन की स्थापना। दूसरा इसका परिणाम महत्वपूर्ण था, मुगल वंश की स्थापना। पानीपत के युद्ध से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथों में आ गया। इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना भारत में की। मुगल शासन की स्थापना हुई। इसके बाद भारत को एक श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं शक्तिशाली शासन प्राप्त हुआ, जिनके अधीन देश को एक यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का अवसर मिला। यानी एक स्थायी राजवंश की स्थापना हुई और जिसके सहयोग से हिंदू इस्लामी संस्कृति का यौगिक सांस्कृतिक विकास को मार्ग मिला। क्लियर? यानी मुगल वंश की जो स्थापना है वो बाबर ने की थी। अगला है भारत को अपार हानि। तीसरा, भारत को अपार हानि। मुगल वंश की स्थापना से भारत को अपार हानि हुई। जैसे सुनिए, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजित होने से भारत को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई जो उसके सैनिकों व काबुल की जनता में वितरित की गई। भारत में
मुगल वंश की स्थापना से क्या हानि हुई, क्योंकि भारत से उसने बहुत सा धन लूटा और उसने काबुल की जनता और अपने सैनिकों में इस धन को बांट दिया। यह भारत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई। अगला, राजपूतों की निराशा। राजपूतों को निराशा। राजपूतों को निराशा। राजपूतों को निराशा किस प्रकार हुई, क्योंकि 1517 के खातूली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने परास्त कर दिया था। अब राणा सांगा पूरे राजपूताना को एक कर लिया था उसने, और वह दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देखता था और दिल्ली को विजित करना चाहता था। किंतु बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली की सत्ता, आगरा की सत्ता हस्तगत कर ली। अब इससे राजपूतों को बहुत बड़ी निराशा लगी हाथ। पानीपत के युद्ध के पहले राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहे थे, क्योंकि लोधी शासन में दिल्ली की स्थिति कमजोर थी। किंतु बाबर द्वारा दिल्ली हस्तगत किए जाने के परिणाम स्वरूप उनकी इस अभिलाषा पर पानी फिर गया। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि अब राजपूतों को बाबर का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिल्ली पर शासन स्थापित करने के बाद राजपूतों को पता पड़ गया कि अब हमें बाबर से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। वह दिल्ली पर ही शासन स्थापित करके संतुष्ट होने वाला नहीं था। अतः वह राजपूतों को इस बात का ज्ञान हो गया था कि अब हमें मुगल शासक बाबर से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, ये हो गए आपके पानीपत के युद्ध के परिणाम। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी की पराजय व बाबर की विजय के कारण। लोदी की पराजय व बाबर की विजय के कारण। यानी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के क्या कारण रहे और बाबर की विजय के क्या कारण रहे, इनका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिससे आपके सिलेबस में आपको इसको समझने में आसानी रहे। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का स्वामी था, जिसके अधीन एक विशाल सेना थी। इसके पश्चात भी वह बाबर की एक छोटी सेना के साथ इब्राहिम को भारत में ही पराजित करने में किस प्रकार सफल हो गया। यानी इब्राहिम लोदी के पास जहाँ बहुत सेना थी, लगभग माना जाता है 50,000 के सैनिक थे, वहीं बाबर के पास 15,000 सैनिक माने जाते हैं, और इब्राहिम लोदी को भारत में ही परास्त कर दिया, और वो एक बाहर से आया था। तो इसके क्या कारण रहे वो देखेंगे। यह एक विचारणीय प्रश्न है। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय व इब्राहिम की पराजय के कारण निम्न है। पहला, बाबर का व्यक्तित्व। पहला क्या है? बाबर का व्यक्तित्व। पहला, बाबर की पर्सनैलिटी। देखिए, बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। वह मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। फिर भीषण संकट का सामना भी उसे करना पड़ा। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों का बाबर ने अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया। यानी वह एक छोटी सी उम्र में फरगना का शासक बना और उसे अपने चाचा और अपने मामा के विरोधों को भी झेलना पड़ा। तमाम विपरीत परिस्थितियां थी, फिर भी बाबर उन सभी का वीरतापूर्वक सामना कर रहा था। समरकंद पर अधिकार करने के सभी प्रयत्न असफल होने के पश्चात भी उसने साहस नहीं खोया। साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। उसके सैनिकों ने अनेक बार आगे बढ़ने में हिचकिचाहट दिखाई, किंतु बाबर के समझाने व उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनमें पुनः जोश का संचार हुआ। बाबर बचपन से युद्धों में रत था, अतः उसे युद्धों का संचालन का अनुभव था। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी को विशेष अनुभव नहीं था। बाबर तुर्कों की रणनीति से परिचित, इब्राहिम तुर्कों की रणनीति से परिचित नहीं था, अतः शक्तिशाली होते हुए भी सरलता से परास्त हो गया। एक तरफ आप जहां देखेंगे कि बाबर बचपन से ही युद्धों में रत है,
बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है। वहीं आप देखेंगे इब्राहिम लोदी एक आराम तलबी व्यक्ति था और उसने तुर्कों की व्यूह रचना, उनका रण कौशल उससे वह परिचित नहीं था, इसलिए वह जल्दी से परास्त हो गया। क्लियर। इसमें बाबर के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी छाप मिलती है, क्योंकि बाबर के सैनिक जब जब हताश हुए तो बाबर ने उनके सामने एक ओजपूर्ण भाषण दिया और उनको पुनः युद्ध की ओर प्रस्थान करवाया सैनिकों को। इससे यह साबित होता है कि बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ ही ओजस्वी वक्ता भी था और अपने सैनिकों को किस प्रकार उपयोग में लिया जा सकता है वह भली भांति जानता था, क्योंकि उसका बचपन माना जाता है कि फरगना में शासन स्थापित करने के साथ ही 11-12 वर्ष की आयु से ही वह निरंतर युद्धों में रत था। क्लियर। अगला, बाबर के योग्य सेनापति। बाबर के योग्य सेनापति। बाबर के योग्य सेनापति। बाबर स्वयं तो अत्यंत योग्य सेनापति था, साथ ही उसके अन्य सेनापति भी योग्य थे। उसका पुत्र हुमायूं भी कुशल सेनापति था। बाबर के तुर्क सेनापति नवीनतम रणनीति पद्धति को अपनाने व कार्यान्वित करने में कुशल थे। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी ने तो स्वयं बाबर के समान योग्य सेनापतित्व नहीं रखता था, न ही उसके सेनापति योग्य व युद्ध के नए नियम व पद्धतियों के जानकार थे। अतः बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग कर जाने पर इब्राहिम की सेना परास्त हो गई। एक तरफ जहां आप देखेंगे इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो उसके पास कोई योग्य सेनापति नहीं थे, न ही वह युद्ध कौशल में इतना पारंगत था। इसके विपरीत बाबर के पास हुमायूं जैसा वीर सेनापति था और वह स्वयं भी वीर सेनापति था। अतः और साथ ही नए युद्ध कौशल, रणनीति, व्यूह रचना बनाने में वह निपुण थे, कार्यान्वित करने में निपुण थे। उसके उल्टे इब्राहिम के पास इन सभी बातों का पूर्णतः अभाव था। क्लियर। यानी बाबर के पास योग्य सेनापति थे, इब्राहिम लोदी के पास इतने योग्य सेनापति नहीं थे। अगला, मुगल सेना का रण कौशल। मुगल सेना का रण कौशल। मुगल सेना के सैनिक अत्यंत वीर, साहसी, रण कौशल से परिपूर्ण थे। उनको युद्धों का पर्याप्त अनुभव था। बाबर के सैनिकों की परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने का भी अनुभव था, यानी वह निपुण थे। हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने का, कार्य करने का उनमें अनुभव था तथा अनेक युद्धों में भाग ले चुके होने के कारण उनमें अदम्य उत्साह था। बाबर के सैनिक अनेक युद्धों में भाग ले चुके थे और विजय भी की उन्होंने, तो उनके अंदर एक अदम्य उत्साह था युद्धों के प्रति, वह भागने वाले नहीं थे। इसके विपरीत मुगल सैनिक जानते थे कि भारत एक धनाढ्य देश है तथा इसे जीतने पर उन्हें अपार धन संपत्ति मिलने की संभावना है। उसके विपरीत उनके मन में एक बात थी कि अगर हम भारत पर अधिकार कर लेते हैं तो भारत एक धनाढ्य देश है और हमें अपार धन संपत्ति इसमें मिल सकती है। अतः धन संपत्ति का लालच उनके उत्साह में और अधिक वृद्धि करता था। इसी लालच से वह दुगने उत्साह से युद्ध लड़ रहे थे। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी के सैनिक न तो मुगल सैनिकों के समान योग्य थे, न ही वह अनुभवी थे। व्यक्ति हित न होने के कारण उनमें उत्साह की कमी थी। अब इसके विपरीत इब्राहिम के सैनिकों में ऐसा कोई विशेष व्यक्तिगत हित नहीं था, अतः उनमें व्यक्तिगत लोभ नहीं था। इसलिए वह सेना बोलते हैं ना, पूरे मन से या उत्साह के साथ नहीं युद्ध कर रही थी। क्लियर। अगला, बारूद का प्रयोग। अगला क्या है? बारूद का प्रयोग। बाबर के पास तोपें होने के कारण भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई।
बाबर ने ही सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग किया था, जिसके भारतीय सैनिक अभ्यस्त न थे। यानी बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। वहीं भारतीय जो इब्राहिम लोदी के सैनिक थे वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि इस तरह का कोई आयुध हो सकता है, हथियार हो सकता है, जिससे हमें दूर से ही निशाना लगाया जा सकता है, और वो बारूद का हो, जाते हुए विस्फोट करता है तो ज़्यादा हानि होती है। और भारतीय जो सैनिक थे इब्राहिम लोदी के, वह इसके अभ्यस्त नहीं थे और उनके लिए ये नई बात नहीं थी। तोपों के गोलों का सामना तीर कमान किस प्रकार कर सकते थे? यानी एक तरफ तो तोपें चल रही है और इधर सामने से तीर कमान चल रहे हैं, तो वो कैसे सामना करेंगे एक दूसरे का? तीरें चलाएंगे, उससे ज़्यादा तो एक तीर चलाएंगे, एक गोला चला गया तो बहुत सा नुकसान कर देंगे, वो तीतर बीतर कर देंगे सबको। तो इस प्रकार बारूदों के प्रयोग ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्णतः सत्य है। अतः जब तोपों ने गोले बरसाना प्रारंभ किया तो लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। अब लोदी की सेना के ऊपर बाबर ने तोपों से गोले चलवाए तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि वो आग बरस रही थी और वो उसका सामना करने के व्यस्त नहीं थे। अतः सेना युद्ध में पराजित निश्चित थी इब्राहिम लोदी की। अगला है बाबर का कुशल सैन्य संचालन व व्यूह रचना। बाबर का कुशल सैन्य संचालन व व्यूह रचना। बाबर अत्यंत योग्य सैनिक संचालन व व्यूह रचना करने में दक्ष था। बाबर की सेना कम थी किंतु अत्यंत गतिशील थी। कम थी पर अत्यंत गतिशील थी। वह तीव्रता से आक्रमण भी कर सकती थी। वह विपरीत परिस्थितियों में भाग ले सकती थी। बाबर के सैनिक दो तरफ से तीव्र गति से आक्रमण करते व सामने से तोपों से प्रहार किया जाता था। पानीपत के मैदान में बाबर ने अत्यंत कुशल व्यूह रचना की थी। उसने अपनी सेना की सुरक्षा की दृष्टिकोण से खाइयाँ व कटे हुए पेड़ों को पहले से ही प्रबंध कर लिया था। उसने पानीपत के युद्ध में जिस प्रकार की व्यूह रचना की वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी अचूक थी। उसमें रक्षा व आक्रमण की उचित व्यवस्था थी। यानी उसने फ्रंट में खाइयाँ खुदवा ली, कटे हुए पेड़ लगवा दिए, सामने से तोपों ने गोले बरसाए तो दो तरफ से सेना ने उनको घेर लिया और इब्राहिम लोदी की सेना बीच में फंस गई। फंसने से जैसे तोप के गोले चले वह तितर बितर होने लगी। उसकी सेना ने तो तीव्र गति थी, वहीं इब्राहिम लोदी की सेना में न तो तीव्र गति थी न ही आक्रमण करने की क्षमता थी। अतः इब्राहिम ने हाथी सेना को सबसे आगे रखा। तोपों के दागे जाने पर पलटकर भागने लगे। यानी इब्राहिम लोदी ने हाथियों को सबसे आगे रखा, किंतु तोपों के गोले चले तो हाथी वापस पलट गए, वापस मुड़ गए और अपने सैनिकों को ही रौंद दिया। उसने पलटकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए चले गए, यानी अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा दिया। बाबर की व्यूह रचना की प्रशंसा करते हुए S.R. शर्मा ने लिखा है, बाबर ने घुड़सवार सेना और तोपखानों को वैज्ञानिक ढंग से मिलाया था। इब्राहिम की सेना उसका सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी ये जो बात कर रहे हैं शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि बाबर ने घुड़सवार सेना व तोपों का ऐसा मिश्रण किया था कि सामने वाली सेना के छक्के छूट गए। वह पानीपत के युद्ध में मैदान छोड़कर भाग गए। ये बाबर का अत्यंत कुशल सैन्य संचालन व व्यूह रचना का एक पार्ट था। नेक्स्ट, अनेक अफगानों का बाबर के साथ होना। अफगान बाबर के साथ, यानी इब्राहिम लोदी के जो अफगान संबंधी थे वह भी किसके सपोर्ट कर रहे थे? बाबर को। तो जब सगे ही वहां चले गए तो बाबर की हार, बाबर की जीत निश्चित थी। इब्राहिम लोदी ने शासक बनने के पश्चात अनुशासन बनाए रखने की उद्देश्य से कठोर नीति का पालन किया था, जिससे अनेक सरदार उससे नाराज हो गए। यानी इब्राहिम लोदी जब शासक बना तो उसने कठोर अनुशासनात्मक नीति अपनाई, जिससे अनेक अफगान जो उसके सहयोगी थे वह उससे नाराज हो गए, सरदार उससे नाराज हो गए, उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। इन सरदारों में प्रमुख पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां थे। इब्राहिम लोदी को पराजित करने में ये तो सफल न हो सके, अतः उन्होंने इब्राहिम पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। ये दौलत खां, आलम खां, इन दोनों ने किसका सपोर्ट किया?
बाबर का, क्योंकि ये दोनों किसी प्रकार से इब्राहिम लोदी का विरोध नहीं कर सके, अतः उन्होंने क्या किया, बाबर को इनवाइट कर दिया और उसका सहयोग करने लगे। इन्होंने इब्राहिम पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। इस प्रकार बाबर को इनका समर्थन प्राप्त होने से उसको नैतिक बल मिला, साथ ही भारत पर आक्रमण के लिए वह प्रोत्साहित हुआ। यानी एक तो वो बाबर ये सोच रहा था कि ये लोग हमारे साथ हैं तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, और उसे आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन भी मिला कि जब हमें नैतिक बल मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं वहां पर आक्रमण करें। बाबर ने आक्रमण किया और विजय को प्राप्त किया। अफगानों का नैतिक पतन। अगला है अफगानों का नैतिक पतन। इब्राहिम लोदी और उसके वंशज अफगान में प्रारंभ में अफगान अत्यंत नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, परिश्रमी व देश के प्रति प्रेम रखने वाले थे, किंतु धीरे धीरे आराम, मनोरंजन व विलासिता में लिप्त रहने लगे। परिणाम स्वरूप उनका नैतिक पतन होना प्रारंभ हो गया। उनमें स्वार्थ की भावना स्नेह स्नेह बढ़ती चली गई। 1526 तक आते आते यह भावना देश हित से भी आगे बढ़ गई, जिसका परिणाम इब्राहिम के चाचा आलम खां द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करना, यानी एक विदेशी आक्रांता को निमंत्रण देने का काम इन अफगानों ने ही किया। उसका नाम था आलम खां लोदी। उसने इनवाइट किया, यानी यह उसके नैतिक चरित्र के पतन का बोध कराता है कि वह अब इतने नैतिक और परिश्रमी और निष्ठावान नहीं रहे, देश की बात नहीं करने वाले थे, बल्कि वह अपने ही देश पर विदेशी आक्रांताओं को कह रहे थे कि आप आके यहाँ पर आक्रमण कीजिए। अतः इस नैतिक पतन ने भी इब्राहिम लोदी की पराजय में प्रमुख योगदान दिया। जैसे कि अलेक्जेंडर लोम ने लिखा है, इस युद्ध में पराजय का सर्वप्रथम कारण पठानों का नैतिक पतन था, जिसके लिए नैतिक एवं सम्मान के मूल्य समाप्त हो चुके थे तथा विलासिता एवं संपत्ति के वे पुजारी थे। यानी अब अफगान सिर्फ विलासिता और संपत्ति के पुजारी थे। अतः जब उनमें शर्म का डर व प्रसिद्धि का लगाव ही समाप्त हो गया था, तब यदि कुछ पराक्रमी लोगों ने एक ऐसे समूह को जिसमें न तो एकता थी और न अनुशासन हरा दिया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। यानी ऐसे लोगों को जो सिर्फ विलासिता, संपत्ति, प्रसिद्धि होने का कोई गम नहीं, ऐसी बातों को लेकर चले थे, तो ऐसे शासक और उसी प्रजा को अगर किसी ने हरा दिया तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वह जनता, वह उसके संबंधी, उसके सरदार, पठान सब का नैतिक पतन हो चुका था। अतः बाबर ने उनको परास्त करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, ये हो गया भाई आपके पानीपत के युद्ध के कारण, परिणाम, इब्राहिम लोदी की पराजय और बाबर की विजय के कारण देख लिए। नेक्स्ट, पानीपत के पश्चात बाबर के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थी, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण है। क्लियर? पानीपत के पश्चात बाबर। बाबर की समस्या, यानी बाबर ने दिल्ली और आगरा पर तो अधिकार कर लिया, किंतु पानीपत युद्ध के पश्चात बाबर की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। भारत को वह ये जानता था कि मैंने पानीपत का युद्ध जीता है, किंतु इसके बाद भी अनेक राज्य ऐसे हैं, अगर उनको विजिट नहीं किया तो ये एक होकर या अकेले ही मुझे परास्त करने की क्षमता रखते हैं। तो उसके सामने एक नवीन समस्या खड़ी हुई कि भारत पे दिल्ली और आगरा पर तो उसका अधिकार हो गया, पर अन्य जो शासक थे, राजपूत शासक थे, अफगान पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, उनका आक्रमण अभी शेष था। अतः बाबर के सामने क्या क्या समस्याएं आई उनको देखिए आप। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम को परास्त तो कर दिया, वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, परंतु इसके बाद बाबर के समक्ष अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई, जो मुख्य हैं। पहली, बाबर द्वारा दिल्ली पर अधिकार किए जाने के कारण नागरिक नगर छोड़कर भाग रहे थे। यानी एक विदेशी आक्रांत आकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, शासन कर लिया, किंतु दिल्ली की जनता दिल्ली को छोड़कर पलायन कर रही थी। बाबर ने
लोगों को आश्वासन दिया कि जो लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे उन्हें किसी प्रकार का प्रताड़ित या प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। यानी बाबर ने आदेश दिया, आदेश भिजवाया, लोगों को संदेश भेजा कि जो मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे बाबर की, उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। दूसरी, अनेक अफगान सरदारों ने इस मध्य स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। यानी दिल्ली की जो पावर में जो रियासतें थी, राज्य थे, उनको ये पता लगा कि इब्राहिम लोदी मारा जा चुका है, तो उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, जो बाबर के लिए भी समस्या थी, क्योंकि बाबर का अधिकार तो दिल्ली और आगरा पर है। जो उनके अधीन जो राज्य थे उन पर उनका राज्य नहीं था, अतः उन्होंने जो वहाँ के शासक थे उन्होंने खुद को ही स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ये भी बाबर के लिए एक समस्या थी। उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी जाएगी जो बाबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, ये बात महसूस की उन्होंने। इस प्रकार अनेक अफगानों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ उसकी शक्ति के द्वारा आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश हुए। कुछ अफगानों ने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु किसी अन्य ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्हें बाबर ने बलपूर्वक उनके अधीन किया। तीसरा, बाबर के सैनिक काफ़ी समय से काबुल से बाहर थे, अतः अब वह काबुल लौटने के लिए प्रयत्नशील थे। यानी बाबर ने जिस सेना के बल पर दिल्ली पर अधिकार किया, वह सेना काबुल से बहुत समय तक दूर थी, अतः उस सेना के मन में था कि हम अब वापस काबुल लौटें। भारत का गर्म मौसम उन्हें असहनीय था। भारत में गर्मी बहुत पड़ती है, काबुल में नहीं पड़ती है, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ के जो सैनिक थे यहाँ रहना उचित नहीं समझते थे, वो सोचते थे हम अपने देश ही लौट जाएं। तथा किसानों के खेत छोड़कर भाग जाने के कारण खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो गया था। बाबर ने अनेक सैनिकों के समक्ष भाषण दिया, वह उन्हें भारत में रुकने के लिए तैयार कर लिया। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, बाबर एक ओजस्पूर्ण वक्ता था। उसने सैनिकों को वापस काबुल लौट रहे थे, उनको वापस यहीं रोक लिया, एक ओजस्वी भाषण दिया और सेना वहाँ रुक गई। अगला, बाबर के समक्ष सर्वप्रथम समस्या और सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी राजपूतों का नेता, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जिसे राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है। सांगा अत्यंत पराक्रमी तथा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राजपूत शासक है वह राणा सांगा है, जिसे इतिहास में संग्राम सिंह भी नाम मिलता है। वह दिल्ली पर अधिकार करने की क्षमता रखता था और वह सोच भी रहा था कि मैं दिल्ली पर अधिकार कर लूँ, और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो उसको भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण एक राजा और है जो मुझे परास्त कर सकता है, उसका नाम था राणा सांगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बाबर के सामने आ खड़ी हुई थी। पानीपत युद्ध में उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के आक्रमण की संभावना के कारण भाग नहीं लिया था, किंतु जब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया तो राणा व बाबर के मध्य संघर्ष होना अवश्यंभव था। यानी अब बाबर वापस नहीं लौटना चाहता था, अब यहाँ लौटना है तो किसके आक्रमण का सामना करना पड़ेगा? राणा सांगा का। और राणा सांगा भी ये जानता है कि हमें किसी न किसी दिन दिल्ली के शासक बाबर से युद्ध करना पड़ेगा। अतः दोनों के मध्य युद्ध होता है, खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 16 मार्च 1527 को हुआ। तो नेक्स्ट आपका जो है खानवा का युद्ध। किस किस के बीच? बाबर और वह राणा सांगा। क्लियर? खानवा का मैदान भरतपुर, बयाना में। क्लियर? खानवा का मैदान भरतपुर बयाना तहसील में है, और बयाना नील की खेती के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है। अक्सर जीके में क्वेश्चन आता है, राजस्थान में नील कहाँ उत्पादित होती है? बयाना में। जीके का क्वेश्चन है। क्लियर? अगला हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध 16 मार्च तारीखों के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मतभेद हैं, पर अपन ने सन लिख दिया 1527। किस किस के मध्य युद्ध हुआ? बाबर व राणा सांगा के मध्य भरतपुर में यह युद्ध हुआ था। राजस्थान में यह युद्ध लड़ा गया था। भारत में शासन के लिए बाबर के लिए आवश्यक था कि वह राजपूत शक्ति का दमन करे और उन्हें
दमन करे। राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए वह तैयार था। यानी राणा सांगा मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए भी तैयार था। वहीं बाबर ये जानता था कि हम राणा सांगा को परास्त किए बिना भारत में अपनी स्थायी हुकूमत स्थापित नहीं कर सकते। अतः बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में उसकी सहायता नहीं की थी। बाबर ने क्या आरोप लगाया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा ने बाबर की मदद नहीं की थी। बाबर ने उससे मदद मांगी थी किंतु उसने कोई मदद नहीं की थी, यह आरोप लगाया था। यानी पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो बाबर कहता है कि मैंने राणा सांगा को मैसेज किया था कि मैं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करूं तो आप पीछे से उस पर आक्रमण करना जिससे ये शत्रु परास्त हो जाए। किंतु राणा सांगा ने इस प्रकार का कोई युद्ध में संधि नहीं की थी, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया था। यह एक आरोप बाबर अपनी ओर से राणा सांगा पर लगाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं और बाबर भी मानता है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध युद्ध में सहयोग न देने का आश्वासन दिया था। इसी बात को स्वीकार करना कठिन है, जैसा कि डॉक्टर GN शर्मा ने लिखा है। इस विषय में डॉक्टर पाराशर का कथन भी उल्लेखनीय है। उनके अनुसार बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले राणा के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे राणा सांगा ने अस्वीकार कर दिया था। अतः अपमानित व गुस्से में बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया था, यानी ऐसा कोई संधि प्रस्ताव भेजा था, ऐसा बाबर ने कह रहा है और उसने यह आरोप भी राणा सांगा पर लगाया था। इसी मध्य राणा सांगा ने संपूर्ण शक्ति के साथ बयाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की तथा मुगल सैनिक भागकर बाबर के पास पहुंचे। वह उन्हें बाबर व राणा सांगा की वीरता की चर्चा, राणा सांगा के पराक्रम के कारण मुगलों को नैतिक बल गिर गया। यदि राणा सांगा इसी प्रकार बाबर पर आक्रमण कर देता तो मुगल को आसानी से परास्त किया जा सकता है। यानी राणा सांगा ने बयाना में मुगलों के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा था, उसमें बाबर के जो सैनिक थे वह परास्त हो गए थे और भागकर बाबर के पास गए। इसी समय अगर राणा सांगा बाबर पर आक्रमण कर देता तो बाबर परास्त हो जाता और भारत से उसे जाना पड़ता। और वहीं जो मुगल सैनिक भाग कर गए थे उन्होंने राणा सांगा की बड़ी वीरतापूर्वक प्रशंसा की, जिससे उसके सैनिकों का नैतिक स्तर व मनोबल उनका गिर गया था। इस विषय में GN शर्मा का कथन उल्लेखनीय है। यदि मुगलों के भगदड़ के समय ही वह अतिशीघ्र शत्रुओं से मुकाबला करने पहुंच जाता तो संभवतः भारतवर्ष का इतिहास कुछ और ही होता। यानी शर्मा जी ने भी यही कहा कि उसी भगदड़ के बीच में अगर राणा सांगा आगे बढ़कर बाबर पर आक्रमण कर देता तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन राणा सांगा कुछ विलंब से आगे बढ़ा, परिणाम स्वरूप बाबर को तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो गया। उसने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिहाद की घोषणा की थी इसी युद्ध में। जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध, धर्म युद्ध, ऐसी बात कहते हैं इतिहासकार। घोषणा कर दी तथा अपनी सेना सहित खानवा के मैदान में पहुंच गया। दूसरी ओर से राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की सेना भी खानवा के मैदान में आ गई। इस प्रकार मुगलों व राजपूतों की सेना खानवा के मैदान में पहुंच गई। लेन पूल ने लिखा है, अब बाबर को ऐसे सूरवीरों का सामना करना पड़ा जैसों का उसने कभी नहीं किया। यानी बाबर को ऐसे सूरवीरों का सामना करना पड़ा जैसा आज तक बाबर ने नहीं किया था। राजपूतों में बल था, उदारता थी, उनमें राष्ट्रीयता की प्रेरणा थी। वे पराक्रमी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार थी। ये राजपूतों का स्वाभाविक गुण है। वे बड़े से बड़े जो पराक्रमी सैनिक हैं उनका सामना करने के लिए भी तैयार थे। उनमें उदारता थी, नैतिकता थी, राष्ट्र का उच्च राष्ट्रीय चरित्र था। क्लियर। बाबर ने पानीपत के युद्ध के समान ही व्यूह रचना की थी। दोनों सेना के मध्य 16 मार्च 1527 को भीषण युद्ध हुआ। प्रारंभ में राजपूतों के आक्रमण के वेग से मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे, किंतु शीघ्र ही मुगल सेना की घुड़सवार सेना व तोपों के आक्रमण के सामने राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। जैसा कि पानीपत के युद्ध में भी हुआ कि उनके तोपों और घुड़सवारों के सामने सेना बिखर जाती थी, और खानवा के युद्ध में भी इसी प्रकार हुआ। इसी कारण राणा सांगा
कि एक तीर लग जाने से वह मूर्छित हो गया। बाबर के सैनिकों में एक तीरंदाज ने राणा सांगा पर निशाना लगाया और उसे तीर लगा दिया। तीर लगने से राणा सांगा मूर्छित हो गया तथा उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। राणा सांगा के घायल होने की खबर राजपूतों का मनोबल गिराने वाली थी। अतः इसी समय देशद्रोही सलहदी तंवर जो रायसेन का शासक था, इसी समय राणा सांगा की ओर से एक व्यक्ति लड़ रहा था, सिलहदी तंवर जो रायसेन का शासक था, बाबर से जा मिला। यानी राणा सांगा का एक सेनापति बाबर से जा मिला और रण क्षेत्र में राणा सांगा की अनुपस्थिति की सूचना बाबर को दे दी, यानी गद्दारी कर दी। सलहदी तंवर ने, रायसेन के शासक ने, और बाबर को सूचना दे दी कि राणा सांगा युद्ध में नहीं है। उसके दल बदलने से राजपूतों में अव्यवस्था फैल गई, वह राजपूतों की पराजय निश्चित हो गई। यानी सलहदी तंवर के पाला बदलने से, युद्ध में बाबर से मिल जाने से राजपूतों में, बोलते हैं ना, अजीब स्थिति आ गई। अतः उनकी पराजय निश्चित थी और वह आगे जाकर पराजित हो गए। अब नेक्स्ट ये पानीपत का युद्ध जो मैंने आपके सामने बताया है, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे राजपूतों की पराजय के कारण। ये हम इससे अगली वाली क्लास में लेंगे, राजपूतों की पराजय के कारण। क्लियर? थैंक यू।